Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. Our today's topic is on the key objectives of macroeconomics. This lecture is going to be in Urdu language. इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ये रहा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वो पहले जाएं जाके ज़रा देख लें, क्योंकि ये 3 लेक्चर्स की एक सीरीज़ है। पहले लेक्चर नंबर 1 था जो ये था, अब लेक्चर नंबर 2 है जो ये है, और इसके बाद लेक्चर नंबर 3 आएगा जिसके अंदर मैं इंस्ट्रूमेंट्स बताऊंगा कि की ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट्स कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करती है। ठीक है, अब अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। विदाउट फर्दर डिले, हियर वी गो। और ये हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आज इस लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ये सारे हम डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे जो आपको वहां नजर आ रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल डेब्ट्स, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, improved productivity, improved living standards, balance of payment, environmental sustainability and improved public services। ये सारे ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? हमें यहां पहुंचना है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा गोल है, यहां तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है ये हम 3rd लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कहां पहुंचना है, क्या मतलब है इन सारी चीजों के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। चलिए जी, सबसे पहला हम बात करते हैं की मेन ऑब्जेक्टिव नंबर 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? देखें, इंक्रीज इन नेशनल इनकम विथ स्टेबल एंड स्टेडी ग्रोथ रेट। अब क्वेश्चन इज कि नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री is basically the complete value of goods and services which are produced by a country in any financial year। गुड्स और सर्विसेज जो एक कंट्री में पैदा की गई हैं उनकी टोटल वैल्यू एक फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेशनल इनकम बेसिकली उसके कई सारे तरीके होते हैं जानने के कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ी है या कम हुई है, हम कहाँ हैं। वो जो तरीके हैं आपके वो है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम एनआई, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटल इनकम, जीडीपी पर कैपिटा। ये सारी चीजें हैं जिससे कि ये पता चलता है कि एक इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सारी चीज़ों के, अगर ये जैसे हम कहते हैं ना माशी आशारिये हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इफ all the economic indicators are positive, then the important thing is that we have to observe all those indicators whether they are highly volatile or there is a slow and steady growth rate in all the indicators. And what are the indicators? GDP, GNP, NI, PI, DI, per capita income, जीडीपी पर कैपिटल एंड मेनी अदर्स। ओके, अच्छा, यहां तक बात क्लियर हो गई। ये पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमारी नेशनल इनकम में इंक्रीज हो, स्लो या स्टेबल और स्टेडी, ऐसे 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 नहीं हो। ठीक है, अच्छा जी, मूव करते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी गवर्नमेंट का ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्राइसेस उस कंट्री में स्टेबल रहे। देखो, प्राइस की स्टेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी बेसिस पे बाहर से एफडीआई आएगी, वरना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, आप बाहर की कंपनियां पाकिस्तान में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठते हैं, आपको पता चलता है कि आपका पेट्रोल 12 रुपए बढ़ गया, 18 रुपए बढ़ गया। आप कहते हैं यार अभी जो बजट आया था भाई फिर बढ़ गया। अब अच्छा, और पहले से अनाउंस्ड भी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर पहले से अनाउंस्ड हो कि भाई हम हर महीने जो है वो 2 रुपए पेट्रोल बढ़ाएंगे, हर महीने हम 3 रुपए पेट्रोल बढ़ाएंगे, या एकदम से कभी भी समरी जनाब वजीर आजम साहब को भिजवा दी गई और वो समरी अप्रूव हो गई, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, पिछली गवर्नमेंट हो, करंट गवर्नमेंट हो। अच्छा, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? जब आप की कंट्री में प्राइसेस स्टेबल नहीं होती हैं,
इन्फ्लेशन ज्यादा है, क्योंकि जाहिर है प्राइस अगर बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जनरल लेवल के ऊपर चीजों की अशिया खुर्दनूश जिसे हम कहते हैं उर्दू में, उनकी प्राइसेस के अंदर इजाफे का हो जाना, इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर ये बढ़ती चली जा रही है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। द क्वेश्चन इज कि इससे क्या होता है? इससे बिजनेसेस की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे बढ़ी? फॉर एग्जांपल, आप एक बड़ी कंपनी है, उसके पास 200 गाड़ियों की फ्लीट है, उनमें 200 गाड़ियों में आज टंकियां फुल करवाई गई हैं, तो 20 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल जी बिल बना है उनका पेट्रोल का। कल 12 रुपए ये पेट्रोल बढ़ता है, तो 20 लाख रुपए के ऊपर अगर आप लगा दें कि 20 लाख रुपए का 12% कितना बनता है? 20 लाख रुपए का 12% बनता है जनाब 2,40,000 रुपए। 2,40,000 रुपए प्राइस यूं आसमान को चली गई, बढ़ गई एकदम से, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई। और ये 2,40,000 रुपए वो हैं, ये 2,40,000 रुपए वो जो सिर्फ पेट्रोल की मद में बढ़े। अब इस पेट्रोल से लिंक्ड बाकी सारी चीजें हैं जो वो रॉ मटेरियल बिजनेस खरीदता है, वो उनकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो बेसिकली एक इन्फ्लेशन, मेन प्राइस की पेट्रोल के बढ़ने की वजह से थ्रू आउट द कंट्री इन्फ्लेशन आता है। उस कंट्री में कभी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती जहां पे प्राइसेस स्टेबल ना हो, क्योंकि अगर प्राइसेस स्टेबल नहीं है तो बिजनेस अपने कैश फ्लो को फोरकास्ट ही नहीं कर सकते। अगर आप फोरकास्ट नहीं कर सकते, ऐसी कंट्री में कभी भी बिजनेसेस मूव नहीं करते जहां पे कैश फ्लो को फोरकास्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी प्राइस तो बढ़ी है, प्राइस तो इंक्रीज हो गई है, लेकिन आपका स्केल तो नहीं बढ़ा, आपका सेल्स का स्केल तो नहीं बढ़ा, आपकी इकोनॉमी, आपकी यानी बिजनेस तो एक्सपैंड नहीं हो गया, उसके सेल्स रेवेन्यू तो नहीं बढ़ गया, आपकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ गई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली ये की ऑब्जेक्टिव है किसी भी कंट्री का, किसी भी गवर्नमेंट का, कि प्राइसेस स्टेबल इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती हैं, सारी दुनिया में बढ़ रही हैं। हिस्ट्री जब से इंसानियत की आई है ना, तब से प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये कभी कम नहीं होती। हाँ, कम ये होती है कि 10 रुपए बढ़ गए तो 1 रुपया कम हो गया, इस तरह से इसको हम डिफ्लेशन नहीं कह सकते, क्योंकि डिफ्लेशन नॉर्मली आता कहीं नहीं है, ठीक है। तो प्राइसेस बढ़े मगर स्टेबल इंक्रीज हो और प्रेडिक्टेड इंक्रीज हो, पता हो बिजनेसेस को कि कितनी प्राइस बढ़ेगी। गवर्नमेंट को नहीं पता होगा, बिजनेसेस को नहीं पता होगा, तो फिर अल्लाह जाने किसको पता होगा जनाब। तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है। पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड इज प्राइस स्टेबिलिटी। मूव करते हैं थर्ड वन। थर्ड इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, हर गवर्नमेंट की, देखो मैं इस वक्त ये डिस्कस नहीं कर रहा कि हमारी गवर्नमेंट्स की ये प्रायोरिटी हैं या नहीं है, यकीनन होंगी, क्योंकि जाहिर बात है कैसी भी कोई भी गवर्नमेंट हो उसमें कुछ ना कुछ तो होता है कि कंट्री चल रही होती है, उसके बैक हैंड्स के ऊपर बहुत सारे मास्टरमाइंड्स होते हैं जो उस कंट्री को किसी ना किसी तरह रन कर रहे होते हैं। कंट्री के हम इस वक्त ये पढ़ रहे हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कंट्री का थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को लो रखा जाए। क्या रखा जाए? लो रखा जाए। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बंदे अनएम्प्लॉयड कौन होता है? इकोनॉमिक्स की इस्तिलाह में मेरी YouTube की जो डेफिनेशंस की सीरीज है आप वहां पे देख लीजिएगा, मैं आपको ये समझा दूं कि अनएम्प्लॉयड किसे कहते हैं। अनएम्प्लॉयड वो बंदा होता है जो अहल हो रोजगार हासिल करने का और एक्टिवली अपनी रोजगार को सर्च भी कर रहा हो, who is able to do the job and actively searching for the job, but he or she is not able to find the job. That person is categorized as an unemployed person. The person who doesn't want to work, the person who are not skilled, who doesn't have the skills to get the job, and he is not even willing to get the job, that person is not categorized as an unemployed person. The reason is because के beggars भी हैं, beggars को हम unemployed थोड़ी कहते हैं, unemployed नहीं, because they don't want to work. आपके चौराहे के ऊपर beggars खड़े होते हैं, आप उसको बोले, वो आपको अपनी लाख कहानियां सुनाएगा, मेरा ये मसला, उसको कई दफा मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं बोला अच्छा भाई आओ मेरी कंपनी में जॉब है, मैं तुम्हें ऑफिस में जॉब देता हूं। सर देखें आप मेरी मदद कर दें, मैं अभी बहुत मुसीबत के अंदर हूं। मैंने कहा तुम्हारी मुसीबत को मैं दूर करूंगा ना, तुम आओ मेरे ऑफिस के अंदर आके जॉब करो, एक क्लर्क की जॉब चाहिए। नहीं करेंगे। अक्सर बेशतर 99% आपको लोग मिलेंगे नहीं करेंगे। 1% जो बेचारे सफेद पोश होते हैं वो बेचारे कहीं पे चौराहे पे खामोश खड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो लोगों से पैसा मांग सकें। ये तो ट्रेंड अवाम होती है, इनको पता होता है कि पैसा कैसे खींचना है, कैसे अपना चेहरा दिखाना है, कैसे आपकी दुखती रग को दबाना है। बेसिकली तो ये अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाते, ये अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आते।
अच्छा, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अब कंट्री का जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है साहब वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को लो रखा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग बरसरे रोजगार हों। अब इसके ना बड़े सारे फैक्टर्स हैं, इसको मैं जब अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मैं एक लेक्चर दूंगा एंड मोस्ट प्रोबेबली वो लाइव करूंगा, तो उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर किसी कंट्री में ज्यादा है ना, कंट्री तबाह हो जाती है, पूरी पूरी कंट्री तबाह हो जाएगी अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। मैं आपको बताता हूं, इसके इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि यू कांट इवन थिंक। देखो, जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक्टिवली लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है, इंसान को अपने आप को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, क्राइम रेट बढ़ेगा। सबसे पहले क्राइम रेट बढ़ेगा। क्राइम रेट ये कोविड की वजह से पूरी दुनिया में क्राइम रेट इंक्रीज हुआ और हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है। क्यों बढ़ता है? इंसान को अपना पेट पालना है, वो हाथ में कोई असला उठाता है, अपने बच्चों को पालना असला उठाता है। शुरू, आप किसी बड़े से बड़े क्रिमिनल से अगर आपका कभी इत्तेफाक हो मिलने का, आप उससे पूछिएगा पहला कत्ल कैसे किया, कहता मजबूरी से किया। शौक से कोई नहीं करता, मजबूरी से मैंने अपना पहला जो है वो किसी की जान ली। तो क्वेश्चन इज, ये जस्टिफाइबल नहीं है। द क्वेश्चन इज, जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट से पहले तो आपका क्राइम रेट इंक्रीज होगा। अब उस क्राइम रेट को उस इंक्रीज क्राइम रेट को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, जो पुलिस है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आपको उनसे उनकी जो है वो फ्लीट को बढ़ाना पड़ेगा, पुलिस को बढ़ाना पड़ेगा। उसके एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, उनकी सैलरीज बढ़ेंगी, उनको आपको जो है वो बंदूकें और ये सारी चीजें और मोबाइलें और सिस्टम्स आपको प्रोवाइड करने, तो आपका हर तरह का एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे। इसका बोझ कहां पड़ेगा? इसका बोझ पड़ेगा कंट्री के बजट के ऊपर। जब बजट पे बोझ पड़ेगा तो आप, ये इतनी लंबी कहानी है कि आई कांट इवन एक्सप्लेन इस छोटे से लेक्चर के अंदर। आपको क्या, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आपकी एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए आपको जाके कर्जे लेने पड़ेंगे। कर्जा जब आप लेंगे, आपकी एक्सपोर्ट थोड़ी बढ़ी है, एक्सपोर्ट तो आपकी ऑलरेडी नीचे जा रही है। अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी होती तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती, जॉब्स क्रिएट होती, वो तो नहीं हो रहा। तो आपके पास डॉलर तो नहीं आ रहा, आपको जाके कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा लेंगे, आपके ऊपर सूद आएगा, सूद भरने के लिए आपको महंगाई बढ़ानी पड़ेगी। रीजन क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट। तबाही कहां आ रही है? पूरा मुल्क जाके कर्जा ले रहा है। ये ना चीजें बड़ी समझने की होती हैं। मेरा ख्याल है जो लोग हमारे डिसीजन मेकर्स हैं उन्हें समझ होती होगी या पता नहीं होती होगी, लेकिन ये एक बड़ी छोटी सी चीज है, दिखती है। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल तबाह कर देता है मुल्क को। मैं आपको सऊदी अरब की मिसाल देता हूं। सऊदी अरब के अंदर उन्होंने लाजिम और मलजूम कर दिया है, एक सिस्टम उन्होंने ऐसा बनाया है कि उनके लोग फारिग बैठ ही ना सकें। जितने लोग फारिग बैठेंगे दिमाग में खुराफात होंगी। क्राइम रेट क्यों वहां पे इतना कम है? क्राइम रेट इसलिए कम है कि अक्सर और बेशतर लोग जो नेशनल्स हैं वो तो सारे के सारे नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने लाजिम कर दिया, उन्होंने बोला भाई ये पोस्ट पे हमारे सिर्फ सऊदी नेशनल्स काम करेंगे, और इस तरह का उन्होंने सिस्टम बनाया। क्राइम करने वाले अक्सर आपको बाहर के लोग दिख रहे हैं, बाहर के लोग हैं जो कर रहे हैं, और उसको फिर वो सजाएं ऐसी देते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती करने की। तो वो ये एक्स्ट्रा बजट जो है, और यूएई के अंदर भी ऐसी हो रहा है, वो ये एक्स्ट्रा बजट अपनी हुकूमत पे पड़ने ही नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इसको ऐसे खींच के रखा है। उनके लोग काम कर रहे हैं, उनकी लड़कियां भी काम कर रही हैं, बंदे भी काम कर रहे हैं, सब काम के ऊपर लग गए। एक जमाना हुआ करता था जब वो काम नहीं करते थे, अब सब काम कर रहे हैं, और ऐसा काम कर रहे हैं कि वी कांट इवन इमेजिन कि क्या काम कर रहे हैं जी वो, माशाल्लाह। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज, दिस इज हाउ कंट्रीज ऐसे मैनेज की जाती है। ये एक ऑब्जेक्टिव है, मैक्रो इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव है, यानी ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। चलिए जी, मूव करते हैं। थर्ड वन, नेशनल डेब्ट्स। अब ये आपने एक वर्ड सुना होगा हमारे यहाँ, ये न्यूज़ में सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब से सुना होगा, गर्दिशी कर्जे। ये गर्दिशी कर्जे बेसिकली क्या है? देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब ओथ लिया और उसके बाद उन्होंने पहली स्पीच की, तो उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि हमारे कर्जों की क्या हालत है, कि पाकिस्तान के ऊपर 30,000 अरब वो कर्जा चढ़ा हुआ था। ठीक है, सवाल यह है कि 30,000 अरब कर्जा कैसे चढ़ गया? तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका बताया कि जी करप्शन थी, ये था, वो था। आप मेरी बात से इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर साहब से इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। मैं एज एन इकोनॉमिस्ट इन चीज़ों को बहुत डीप से समझता हूं। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो कर्जे लिए गए हैं वो कर्जे प्लान्ड नहीं लिए गए। मैं अभी कल की आपको मिसाल देता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक ना ऊपर भी यही सोच है, नीचे भी ये सोच है। कल की आपको मिसाल देता हूं। मेरे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी,
उसने मुझे कहा कि यार तुम मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो फॉर्म वगैरह भरने में, ये कामयाब नौजवान स्कीम जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने शुरू की है, तो यार इससे मैं भी जो है वो लोन ले लूं, उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने कहा कि अच्छी चीज़ है, तो कितना लोन लेना है? उसने कहा यार मैंने सुना है कि 1 लाख से ऑनवर्ड मिल रहा है। मैंने कहा 1 लाख से, टायर 1 में तो आई थिंक 1 लाख से 10 लाख है, टायर 2 में 10 लाख से 50 लाख। तो उसने मुझे कहा कि अरे यार 10 लाख मिल जाए 10 लाख ले लेंगे, 50 लाख मिल जाए 50 लाख ले लेंगे। तो मैंने उसको 1 मिनट कहा, मैंने भाई जरा ठहर 1 मिनट, एक बात बता, तेरे पास प्लान है कि अगर तू 50 लाख कर्जा ले लेगा हुकूमत पाकिस्तान से, तू वापस कैसे करेगा? कर लेंगे यार, अल्लाह मालिक है। मैंने बोले ऐसे नहीं चलता, आप कर्जा लोगे और कर्जे को उतारने का अगर आपके पास प्लान इन प्लेस नहीं है तो आप फिर वजीफे करते रहोगे कर्जा उतारने के लिए। ये खुदाए ताला का जो निज़ाम है, आपको पहले प्लान इन प्लेस रखना है। भाई ये मैं इस तरीके से कर्जा उतार दूंगा, मुझे तो सिर्फ वक्ती तौर पे पैसे चाहिए। यही अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ होता गया, और अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है ये एक लॉन्ग डिस्कशन है। जब मेरी सीरीज आएंगी तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि कर्जा तो हमने ले लिया, मगर वो कैलकुलेटेड नहीं था कि उस कर्जे को हमने उतारना कैसे। अब उस कर्जे का तकाजा करने वाले जब आए तो हम दूसरी कंट्री वालों के पास चले गए, वहां से जब वो आए हमसे तकाजा करने IMF के पास चले गए, तो हम कर्जे के अंदर दबते 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 बहुत नीचे चले गए। इतने नीचे चले गए कि अब समझ नहीं आ रहा कि हम बाहर कैसे आएंगे। यानी ऐसी सूरत हाल होगी कि एक बानी, वो सरकार मूवी के अंदर था ना कि वो एक बंदे को फेंका जाता है तो उसके पैरों के अंदर जो है वो पत्थर बांध के उसको पानी में फेंकते हैं। तो हम ऐसे ही चलेंगे, हमारे पैरों में पत्थर बंधा हुआ और अब हम इतने पानी के अंदर जा चुके हैं कि पता नहीं कि बाहर कैसे आएंगे। उसकी जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उसके अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक सॉल्यूशंस हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। लेकिन ये एक ऑब्जेक्टिव है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कंट्रोलेबल डेब्ट मैनेजमेंट करे। एक और मैं आपको मिसाल देता हूं इसी की ना, जब लेक्चर चल रहा है तो फिर पूरा ही चले। हमारे एक साबिक मिनिस्टर थे जनाब, वो एक कंट्री से मांगने के लिए कर्जा गए। तो जब वो कर्जा मांगने के लिए गए तो बादशाह साहब ने उनसे पूछा कि आप कितने लोग अपने साथ लाए हैं कर्जा लेने के लिए। तो उन्होंने कहा बस जी थोड़े से लोग लाए हैं। तो बादशाह साहब के साथ जो साहब थे उन्होंने कहा जी 250 लोग आए हैं जहाज में, पाकिस्तानी खर्चे पे 250 लोग ट्रैवल करके कर्जा लेने गए हैं। तो बादशाह ने हंस के कहा भाई तुम तो कर्जा मुझे दे के जाओ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारी कोई कंट्रोलेबल डेब्ट मैनेजमेंट नहीं है, यानी हम कर्जा लेने भी जा रहे हैं तो इतना बड़ा एक्सपेंस करके जा रहे हैं और वो कर्जा हमने वापस कैसे करना है वी डोंट नो। तो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कि दे मस्ट नो कि कर्जे को वापस कैसे करना है, कितना कर्जा लेना है और कितना कर्जा हमने नहीं लेना है। ठीक है, चले जी मूव करते हैं। लास्ट नहीं, अभी और भी बाकी। चले जी मूव करते हैं। अगला है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज नॉट द लास्ट, इसके बाद काफी लंबा भी लेक्चर बाकी है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, देखो एक चीज ध्यान में रखना कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये कतई नहीं है कि इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो। इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती, इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इक्वल का मतलब ये है कि भाई अगर मैंने मिसाल के तौर पे एज अ कंट्री जो है वो 1000 रुपए कमाए तो मैं सबको बराबर का बांट दूं, ऐसा नहीं हो सकता। एक आदमी का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है जीडीपी के अंदर, एक आदमी कुछ करता ही नहीं है, मैं उसको क्यों दूं पैसे? एक आदमी की बड़ी मेहनत है उसको ज्यादा मिलना चाहिए। तो दूसरी चीज ये कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जिसका जितना कंट्रीब्यूशन उस हिसाब से उसको सपोर्ट भी किया जाए, उस हिसाब से इनकम डिस्ट्रीब्यूट भी हो। इसी तरह कुछ कंट्रीज के अंदर बेसिकली उन्होंने जो है वो सेट किए हुए हैं, लेवल सेट किए हुए हैं। ये भाई ये टायर 1 की सिटीज हैं, ये टायर 2 की सिटीज हैं, ये यूं है, ये यूं है, यूं है। आप इस लेवल से इस लेवल पे मूव कर जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको इतना टैक्स देना है और आप यहां रह सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते, सो ऑन। तो इनकम को बेसिकली उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है इक्वल। ये मैं आपको एक मजे की बात बता दूं कि ये दुनिया का उसूल है कि यानी उसूल कह लें या एक सेट पैटर्न कह लें कि जो फ्यूडल क्लास, जो अमीर होते हैं ना, वो गरीबों को ऊपर नहीं आने देते। ये एक सिस्टम होता है। तो जब आपको गुर्बत से ऊपर जाना होता है ना, गुर्बत से ऊपर, वो आपको अपने बलबूते पे जाना होता है। ये आप गवर्नमेंट पे रिलाई करके कभी नहीं बैठ सकते कि गवर्नमेंट ने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करनी है तो मैं अमीर बन जाऊंगा, वो ऐसा नहीं होगा। ये एक ऑब्जेक्टिव होता है बट ऐसा हो नहीं पाता।
किया जाना चाहिए। जैसे कि अभी ये आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये अक्सर बात कहते हैं कि जी हमारा वो तबका जिसको सपोर्ट करके ऊपर लाया जाना चाहिए था, किसान तबका, जिसको वो अक्सर बार बार कहते हैं कि किसानों को हेल्प नहीं की गई, किसानों को हेल्प नहीं की गई, इतने सारे मिडिल मैन बीच में होने की वजह से किसान को कुछ बचता ही नहीं था। तो वो बेसिकली ये एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एक फॉर्म है कि उस तबके को भी हाथ देके ऊपर लेके आया जाए। वो तबका जो नीचे रह गया, नौजवानों को जैसे नहीं पूछा गया, लैपटॉप तो बटे थे पिछली हुकूमतों के अंदर, जैसे नौजवानों के मसाइल रहे, फ्रीलांसर्स के लिए अभी अकाउंट भी बनाए जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। एज एन इकोनॉमिस्ट आई कैन सी कि क्या हो रहा है। एज ए क्रिटिक आप लोग बहुत सारे क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, बट एज एन इकोनॉमिस्ट आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। तो ये जो मैं आपको एक बात कह रहा था ना कि दुनिया में बेसिकली तो ये जिस आदमी को अमीर बनना होता है, ऊपर आता है ना, वो हमेशा ये कहता है मैं गुर्बत की जंजीरें तोड़ के ऊपर आया हूं। गवर्नमेंट कभी भी आपको ऐसा नहीं सपोर्ट करती है कि आपको गरीब से अमीर बना दे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, जो आप गरीब हैं तो आपकी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, मगर आपको अगर इस गुर्बत से ऊपर आना है देन यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। जंजीरें खुद तोड़नी पड़ती हैं। चलें जी, मूव ऑन। अगला, इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। इसको तो बड़ी डिटेल्स के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ग्लोबल ट्रेड परफॉर्मेंस। चलें जी, खान साहब से ही बात करते हैं, इमरान खान साहब से हम। अच्छा, वो साहब ये है कि भैंस नजर आ रही है आपको? गाय। अच्छा, ये क्या है? इमरान खान साहब की ये बात बड़ी मशहूर हुई और वो लोग जो साहिब नजर नहीं है उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया, बहुत क्रिटिसिज्म किया गया उनके ऊपर कि देखो देखो जी, वजीर आजम साहब ये फरमा रहे हैं कि चाइना की भैंस, वहां की गाय हमारी गाय से 10 गुना ज्यादा दूध देती है। ओ जी, वजीर आजम ये बातें कर रहे हैं, वजीर आजम को गाय के दूध की पड़ी हुई है। और सुन, अरे अकल के अंधों, अगर ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? भाई साहब, तमाम सेक्टर्स में, इकोनॉमी के तमाम सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। गवर्नमेंट की ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ये प्रोडक्टिविटी ही बढ़ाना है कि हमारे यहाँ जो भैंसें हैं, जो गायें हैं, इनका दूध ज्यादा हो। अच्छा, रीजन क्या है? ये मैं स्पेसिफिक मैंने कैलकुलेशंस तो निकाली हुई है कि हमारे यहाँ कितना दूध जो है, इसके लिए जब मेरी एक डिटेल्ड वीडियो आएगी ना, देन मैं आपसे फिर डिस्कस करूंगा कि हमारे यहाँ कितने दूध की डिमांड है और कितना दूध हमारे यहाँ पैदा होता है। बच्चा बच्चा ये बात जानता है, बच्चा बच्चा, हम बचपन से कहते आ रहे हैं दूध के अंदर मिलावट होती है जी, पानी मिलाया जाता है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या हमारे यहाँ जो दूध आ रहा है वो प्योर आ रहा है? वो 100% प्योर है? उसमें पानी की मिलावट है कि नहीं है? ठंडे दिल से आप मुझे बताएं। बच्चा बच्चा ये बात जानता है। क्यों डब्बे के दूध को लाया जा रहा है कि भाई डब्बे का दूध पिए, खुला दूध ना पिए? क्योंकि उसमें आंखों से हम देखते हैं कि वो मनोमन पानी मिलाते हैं। इतना दूध होता है, बाकी पानी होता है और अल्लाह जाने क्या चीजें होती हैं। और पाकिस्तान के एक मशहूर एंकर हैं, उन्होंने तो कितनी दफा रंगे हाथों पकड़ा है कि दूध के अंदर क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं, उसको फ्रेश रखने के लिए, उसको वाइट रखने के लिए, उसमें अल्लाह जाने क्या क्या चीजें। तो द क्वेश्चन इज कि ये क्यों एक प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की? बाबा, अगर दूध हमारे यहां जब कम होगा, उसकी डिमांड को मीट करने के लिए 10,000 उसमें चीजें बढ़ाई जाएंगी, तो लोगों की सेहतों के भी तो बट्टे बैठेंगे। क्यों ये लंग्स की प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, किडनीज की प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि फिजा खराब है तो लंग्स की प्रॉब्लम, किडनीज की प्रॉब्लम, कोई ग़िज़ा खराब है, पानी खराब है। इसका असल में अल्टीमेट रिजल्ट इसका कहां पे इंपैक्ट आ रहा है? गवर्नमेंट पे इंपैक्ट आ रहा है। जब इतने लोग बीमार होंगे तो हमारी लेबर फोर्स जो है, जो हमारी वर्क फोर्स है, उसके अंदर तो जान ही नहीं होगी कि इकोनॉमी की कंट्रीब्यूशन कर सके वो किसी तरह की। जब वो कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी, वो तो बीमार हो रही है, तो उसका एक्सपेंस उठाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि असल में तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है एक्सपेंस उठाना अपने मरीजों की। तो अब द थिंग इज, पहली चीज। दूसरी चीज, उनका बड़ा मजाक उड़ाया जी, कट्टा कट्टा कट्टा, उन्होंने बोला कट्टा। ओ भाई, क्योंकि असल में प्रॉब्लम ये होता है, क्योंकि हमारी भैंसों का असल में प्रॉब्लम ये है कि वो दूध नहीं दे पाती। जब वो इतना दूध नहीं दे पाती तो उनके बच्चे को छुड़ाने के लिए उसको मार दिया जाता है, बच्चे को। अगर ये जो लाखों करोड़ों बछड़े जो ये मर रहे हैं, इनको सेव करके अगर इनके गोश्त को हम एक्सपोर्ट करें तो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट कहां खड़ी हुई होगी? और जब हम इतना एक्सपोर्ट करेंगे तो कितना डॉलर हमारे पास आएगा? ये सब चीजें एज एन इकोनॉमिस्ट भेजे के अंदर घुसनी चाहिए, मगर हमारे घुसती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम समझने से पहले, चीज को क्रिटिकली एनालाइज करने से पहले अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन को देखते हैं हम।
भूल जाए इमरान खान साहब कि उनकी मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, मगर जो बात सही करता है वो बात सही करता है, जो बात गलत करता है वो बात गलत करता है। एक पढ़ा लिखा आदमी इंसान होने की हैसियत से, इतनी सारी डिग्रीज लेने के बाद, इतना दुनिया के अंदर घूमने के बाद, इतना एक्सपीरियंस के बाद, अगर मैं ये मामूली चीज को ना समझ सकूं तो फिर मुझे अपनी डिग्रियों को फाड़ के फेंक देना चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं। तो क्वेश्चन इज कि असल में ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसके तमाम सेक्टर्स के अंदर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। बात क्लियर हुई यहां तक? अच्छा, आगे बढ़ते हैं जनाब। ये मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया। हाँ, अब प्रोडक्टिविटी बता दिया। इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स ये क्या है? पर कैपिटल इनकम वो इंप्रूव हो, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो। देखो, अगर लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव नहीं होंगे तो आप मैं आपको बताता हूं 2017 की जो हमारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक एक आदमी अप्रॉक्सीमेटली 13,500 रुपए पर मंथ कमाता है। कितने कमाता है जी? 13,500 रुपए एक आदमी पर मंथ अर्न कर रहा है। द क्वेश्चन इज कि इस 13,500 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 30 से, तो एक आदमी एक दिन में 450 रुपए अर्न कर रहा है। चलो, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड अवाम है, ठीक है। ऑन एवरेज पर कैपिटल इनकम पाकिस्तान में ये है। ये 2017 की मैं आपको सेंसस बता रहा हूं, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट्स निकाल दूंगा और उसमें से मैं आपको दिखा दूंगा, ये इसी वीडियो के अंदर मैं शो कर देता हूं आपको, ठीक है। अब जब मेरी सीरीज आएगी ना, उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। द क्वेश्चन इज, अब आप मुझे बताएं 13,500 रुपए अगर एक आदमी कमाता है, एक कमरे के घर में भी अगर रहता है ना, एक कमरा बाथरूम किचन, तो पाकिस्तान में 10,000 रुपए से उसका कहीं पे किराया कम नहीं है। 2 कमरे का मेरा ख्याल है 25,000 रुपए से कम तो कहीं गांव के अंदर भी नहीं मिलेगा आपको घर। 10,000 रुपए अगर वो आदमी अपना रेंट दे देता है, उसके पास 3,500 रुपए बचेंगे। इस 3,500 रुपए में आप मुझे ठंडे दिल से बताइए, बिजली का बिल कहां से भरेगा, खाना कहां से खाएगा, स्कूटर अगर है तो पेट्रोल कहां से डलवाएगा, स्कूटर नहीं है तो बस का किराया कहां से देगा, बच्चों की स्कूल की फीस कहां से देगा। जब हमारी पर कैपिटल इनकम इतनी कम होगी तो हमारी क्या होगा? लेबर फोर्स तो सारी इसी के अंदर फंसी रहेगी, एक जगह से जॉब करके बेचारे दूसरी जगह। तो एंटरप्रेन्योर थोड़ी क्रिएट हो रहे हैं, हमारे यहां तो वर्कर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि पर कैपिटल इनकम को इंप्रूव किया जाए। जब पर कैपिटल इनकम इंप्रूव होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, तो वो बहुत सारी चीजें जो कंज्यूम नहीं होती हैं इकोनॉमी में, वो कंज्यूम होने लगेंगी। और ये जो अभी ये जो नौजवान स्कीम और ये डिफरेंट लोन्स वगैरह की, अगर इसको सही तरह से हमारा यूथ यूटिलाइज कर ले, तो आप यकीन करें हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स की भरमार हो जाएगी। ये लोग जॉब्स क्रिएट करेंगे, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयज क्रिएट हो रहे हैं। बहरहाल तो ये तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और ऑब्जेक्टिव था। अच्छा जी, आगे इंप्रूवमेंट इन ग्लोबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? जितना पैसा अंदर आ रहा है वर्सेस जितना पैसा बाहर जा रहा है, ये बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसके अंदर हमारी इंपोर्ट्स की मद के अंदर भी जो पैसा आ रहा है वो भी इन्वॉल्व है। इसके अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट्स की मद में पैसा आता है वो भी इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर हमारी रेमिटेंसेस जो आती हैं वो भी इन्वॉल्व होता है। ये बैलेंस होना चाहिए। जितना ज़्यादा डॉलर अंदर आएगा, अभी तो क्योंकि दुनिया डॉलर से बंधी हुई है, रुपए से थोड़ी बंधी हुई है, दुनिया चाइना की येन से थोड़ी बंधी हुई है, दुनिया इस वक्त डॉलर से बंधी हुई है। तो डॉलर ही सर्कुलेट कर रहा है अभी दुनिया में। जितना ज़्यादा हमारे पास होगा, रिजर्व होगा, अंदर मुल्क के अंदर होगा, उतनी इकॉनमी फिर भी स्टेबल रहेगी। जितना ज्यादा, यानी हमारे यहाँ अंदर आना ज्यादा हो, बाहर जाना कम हो, नोट का आना ज्यादा हो, ठीक है। ये बात आप जरा जहन में रखिएगा। तो इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कंट्रीज जो है वो फोकस करती हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े ताकि डॉलर ज्यादा आए, इंपोर्ट्स हमारी कम हो ताकि बाहर डॉलर कम जाए हमारे मुल्क से, ठीक है, और हमारे रेमिटेंसेस बढ़े। इसीलिए अभी करंट गवर्नमेंट ने ये डिफरेंट स्कीम्स निकाली हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट और ये अकाउंट और फ्रीलांसर अकाउंट, बेसिकली ताकि आसानी से बाहर से पैसा रेमिटेंसेस लोग भेज सकें, जो उनको रुलना पड़ता था वो खत्म हो जाए, और हमारे फ्रीलांसर्स जो बाहर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं वो उसके एवज के अंदर पैसा मुल्क में लेके आए। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये नई चीज़ एक आई है मार्केट में, जो 19th सेंचुरी के शुरू में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एक डिजास्टर आया था, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल
जो है वो प्रोडक्शन की तरफ दुनिया बढ़ी थी, अब उसके नताइज आवाम अब भुगत रही है। क्यों? क्योंकि अब कार्बन एमिशन इंतहा को पहुंच गई है, ओजोन के अंदर डैमेज हो चुका है, एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंजेस आते चले जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंजेस ये आ रहे हैं कि आप देख लें कि वो एरियाज जहां पे डेजर्ट होता था वहां बर्फ पड़ने लगी, वो उसके लिए तैयारी नहीं थे। कुवैत में इतना टेम्परेचर बढ़ गया है कि 60+ वहां टेम्परेचर रहता है गर्मी के अंदर। वहां पे जो सिग्नल के ऊपर लगे हुए शेड है वो पिघल जाते हैं। सड़क के ऊपर जो वो ट्रायंगल रखते हैं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, वो पिघल के गिर जाते हैं, गाड़ियों के टायर फट जाते हैं। इतना कि वो कह रहे हैं, उस दिन मैं नेशनल ज्योग्राफी की एक वो देख रहा था ये डॉक्यूमेंट्री, उसमें वो कहते हैं कि अगर यही सूरत हाल रही और कुवैत ने भी ग्रीन वो नहीं शुरू किया, पर दरख्त वगैरह लगाना शुरू नहीं किया, तो कुछ अरसे बाद ये रहने के काबिल नहीं रहेगा। इतनी ज्यादा गर्मी हो जाएगी। वहां बाहर लोग निकलते हैं, झुलस जाते हैं। घर के अंदर जो एसी चलते हैं वो स्पेसिफिक, वो बड़े जानदार एसी होते हैं, सिर्फ जो उस गर्मी को बर्दाश्त करें। ये सब क्या हो रहा है? बेसिकली ये पूरी दुनिया के अंदर एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हमने कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर दी है जबरदस्त वाली। पाकिस्तान के अंदर जो गर्मी है, कराची के अंदर, पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर धुंध आई हुई है, ये सारे मसाइल क्या हैं? ये सारे ही तो मसाइल हैं। तो अब बेसिकली ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव होता है हर गवर्नमेंट का कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को देखा जाए और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया जाए, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया जाए जो कि आगे हमारी इन्वायरमेंट के लिए भला कर सकें। जैसे कि ये आपने देखा होगा केपीके के अंदर जो है वो 1 अरब दरख्त लगाने का प्रोजेक्ट था, वो यूएन के अंदर भी सराहा गया, और पूरे पाकिस्तान के अंदर अब 10 अरब दरख्त की बात हुई। आई डोंट नो वो कब लगेंगे नहीं लगेंगे, कब तक लगते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये पूरी दुनिया के अंदर अभी जो G20 कंट्रीज हैं और वो अपना ये ग्लासगो के अंदर भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर भी ये सबका ये जोर था कि भाई दुनिया को बचाओ, दुनिया के हाल ऐसा तैसा होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि दरख्त लगाओ, ग्रीनरी करो। जापान ने फुल ग्रीनरी कर दी, उसके एक सिटीज के अंदर उन्होंने वर्टिकल ग्रीनरी स्टार्ट कर दी। बिल्डिंग्स के बाहर ऐसा सिस्टम लगाया कि बिल्डिंग्स पे ऊपर ऐसे, यानी उनके वर्टिकल फॉरेस्ट जा रहे हैं ऊपर। क्यों? तो वो भाई उससे वो एनवायरमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, एनवायरमेंट को फ्रेश रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी मैं आपको और मिसाल देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरब की मिसाल उठा लेते हैं। वो ये कह रहे हैं सऊदीया के अंदर कि भाई 2060 तक हम अप्रोक्सीमेटली 0% कार्बन एमिशन कर देंगे। 0% कार्बन, गाड़ी कोई कार्बन पे काम ही नहीं होगा 2060 तक। अभी उन्होंने अनाउंस किया उनका जो नया जजीरा है नेओम, उसके ऊपर वो 0% कार्बन अभी से रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2030 के अंदर वो हमारा जजीरा रेडी जब हो जाएगा, वहां पे कार्बन होगा ही नहीं, फ्रेशनेस होगी, सिर्फ फ्रेश एयर होगी। ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करना, ऐसे प्रोजेक्ट को लाना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां होती हैं। चलें जी, मूव करते हैं। इंप्रूव पब्लिक सर्विसेज। ये मैं आपको बात बताऊं, पब्लिक सर्विसेज ना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अच्छी तालीम, अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी की सर्विसेज ये प्रोवाइड की जाए वहां के रेजिडेंट्स को। मैं आपको मिसाल देता हूं, सऊदी अरब की मैं मिसाल देता हूं, यूएई के अंदर भी एक सिस्टम, उन्होंने एक ऐप बनाया हुआ है। एक ऐप है, आप कहीं पे भी हैं, आपके साथ कोई भी इशू हो गया, जिस कंट्रीज पे काम कर रही हैं काफी तेजी से, बहुत तेजी से एडवांसमेंट ला रही हैं वो, आपके साथ कोई इशू हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी हो गया, आपको एम्बुलेंस चाहिए, आप अपना ऐप खोलें, ऐप के अंदर आप फौरन सेलेक्ट करें ये इमरजेंसी है मुझे, और आपकी लोकेशन को वो खुद पिक करेगा। थोड़ी देर में आपके पास अलोंग विद जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो और डॉक्टर आपके पास वहां पे खड़ा हुआ होगा इमरजेंसी की सूरत हाल में। ताकि कहीं आपको करंट का शॉक देना पड़ रहा है, आपको फौरन जो है वो फर्स्ट एड चाहिए, वो खड़ा हुआ होगा। ये क्या कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है भाई। इमरजेंसी के अंदर आपके हाथ आपके साथ। मैं आपको बताता हूं वहां पे क्या होता है कि अगर कहीं पे जरा सी आग लग गई, अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था, मैं एक जगह विजिट पे था, मैंने वहां देखा कि बिल्डिंग, स्कूल था, स्कूल, कुछ बच्चों ने शरारत की होगी, उसके ग्राउंड में कोने से धुआं उठा थोड़ा सा। साहब 20 मिनट नहीं गुजरे, मैं आपको बता रहा हूं 20 मिनट भी नहीं गुजरे हैं, मैं ऊपर से खड़ा हुआ देख रहा था होटल से, थोड़ी ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस की गाड़ियां सब आके पहुंच गई। सिर्फ धुआं उठता हुआ नोट किया गया, सिर्फ धुआं उठता हुआ नोट किया गया, और उसको आके देखा, चेक किया, जो भी था उसको बुझाया, उसको साफ किया। उसके बाद उस स्कूल के अंदर बच्चों की ट्रेनिंग करवाई गई, उनको समझाया गया कि ये ना करें, इससे क्या खतरा है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। सर वो ऐसे जा रहे हैं, वो ऐसे जा रहे हैं, हम ठीक है जी। तो रोलर कोस्टर में बैठे जो तेजी से एकदम से नीचे को जा रही है, इस रोलर कोस्टर को आपने संभालना है, मैंने संभालना है, अपने मुल्क को हमने संभालना है, ठीक है। तो
बताने की बात ये थी, अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है, अगर आग लग जाए जी हमारे पास नौकल नहीं है उसको बुझाने के लिए, दुआ कर रहे हैं अल्लाह उस आग को बुझा दे, तो फिर अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। बेसिकली ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। स्कूल्स, एजुकेशन, जैसे कनाडा के अंदर लोग भागते हैं, कनाडा इसलिए मूव कर रहे हैं कि भाई वहां पे स्कूल, एजुकेशन और आपकी जो हेल्थ सर्विसेज फ्री हैं, ठीक है ना जी। खुदा करे जो जो लोग जाना चाहते हैं भाई उन सबकी आरजुएं पूरी हो जाए। अच्छा जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ये इंप्रूव पब्लिक सर्विसेज गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रीजनल बैलेंस। रीजनल बैलेंस ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक गवर्नमेंट की ना ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो इमिग्रेशन पैटर्न्स है ना उस पे नजर रखे, उस पे बड़ी क्रिटिकल नजर रखे। क्रिटिकल नजर क्यों रखे, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान के हर सूबे से, हर शहर से लोग मूव करते हैं कराची कमाने के लिए। कराची आते हैं जी काम करने के लिए, कराची मूव कर रहे हैं। अब गवादर की तरफ भी मूवमेंट हो रही है, क्योंकि ये एक परसेप्शन है कि सी पैक बनेगा, गवादर डेवलप होगा, तो बहुत बड़ी आवाम गवादर की तरफ भी मूव कर रही है, जमीनें ले रही है, वॉट एवर दे कैन डू देयर। तो द क्वेश्चन इज, जब ये इमिग्रेशन होती है, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में टोटल गंदुम इतनी हुई है जी, ठीक है, इतनी पाकिस्तान के अंदर गंदुम हो गई है। अब ये गंदुम सूबों के हिसाब से डिवाइड होती है, प्रोविंसेस के हिसाब से डिवाइड होती है। अब सिंध में फॉर एग्जांपल जो सेंसस हैं वो बता रहे हैं कि जी इतने करोड़ लोग रहते हैं सिंध के अंदर। ये रजिस्टर्ड लोग हैं, वो जो रेजिडेंट्स हैं सिंध के, इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो यहां काम करने आए। जो यहां काम करने आए हैं वो असल में उनकी रजिस्ट्रेशन तो उनके सूबे में हुई हुई है, उनके शहर में हुई हुई है। सिंध से फिर कराची को उसकी गंदुम मिलती है। अब यहां पे लोग ज्यादा हैं, लोग ज्यादा हैं और रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन थोड़ी है। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि डिमांड एंड सप्लाई का एक गैप पैदा हो जाएगा, शॉर्टफॉल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पीछे से आपको प्रोवाइड किया गया, लोग ज्यादा थे, उन्होंने ले ली, उन्होंने भी, उनकी भी जरूरत है भाई, वो भी रह रहे हैं शहर के अंदर, उन्होंने भी ले ली। अब आपके पास जब खत्म होने लगी, आपने वफाक से राब्ता किया, आपने बोला भाई हमें गंदुम दो, उन्होंने बोला भाई हमने तो आपको अपनी जरूरत की दी थी, हमने तो आगे के लिए सेव की हुई है। अब फिर वो आपको जब रिलीज करते हैं तो ये क्योंकि बजट में था, यू हैव टू पे, जब यू हैव टू पे फिर आपका एक्सपेंस बढ़ता है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एतबार से गवर्नमेंट्स को ऑब्जर्व करना कि उसके यहां कितने लोग कौन से सूबे से कहां मूव कर रहे हैं, किस सिटी से कहां, किस शहर से कहां मूव कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करना, इसको रजिस्टर रखना। और ये इंटरनेशनली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, ये पाकिस्तान के अंदर भी आपने सुना होगा, इंडिया में भी सुना होगा कि भाई दोनों कंट्रीज जो है वो बहुत की प्लेयर्स हैं इस पूरे रीजन के। क्यों की प्लेयर्स? अब इन दोनों कंट्रीज के लिए क्या जरूरी है कि एक बेटर ऐसा रिलेशनशिप रख के चलें आपस में, ताकि ना आपको नुकसान, ना हमको नुकसान, ना रीजन को नुकसान। तो ये एक रीजनल बैलेंस को बना के रखना, ये मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो आलात जो गवर्नमेंट्स यूज करती हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो मैंने आपको अभी पढ़ा है, इनको अचीव करने के लिए। अगला लेक्चर, थर्ड लेक्चर होगा जो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दीजिए। यकीन कीजिए उनका भी बहुत फायदा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।